हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मैं भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में अपन ने बनाया था, जेई नीट और क्लास 12th के लिए चैप्टर था, परंतु कॉलेज स्टूडेंट भी उस चैप्टर को देख सकते हैं जिससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 2 है मैग्नेटोस्टैटिक्स का। तो देखिएगा आज के जो लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने वाला है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं, उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अपन लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने कुछ सिमिलरिटीज़ बताई थी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, उस पर बात की थी, ठीक है बच्चों। क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, उस पर अपन ने बात की थी। तो अपन ने एक मेन सिमिलरिटीज़ की बात की थी कि आपके पास क्या होता है, म्यू नोट, ये एक इलेक्ट्रिक, ये क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अपसाइलर नोट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। तो इसमें जो रिलेशन है, इसमें कुछ ऐसा रिलेशन बनने वाला है, तो उसको अपन ध्यान में रखेंगे। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी बायो सावर्त लॉ और कूलॉम्स लॉ में, उसमें बताया था कि इस इनको एयर में कैसे लिखते हैं। एयर में इसको म्यू नोट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखते हैं, अपसाइलर नोट को इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। तो आप आगे देखिए, बढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा याद दिलाया है कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में लिखते कैसे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते कैसे हैं, देखिएगा। बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, ठीक है, आर क्यूब आई, ये आपके पास डी एल क्रॉस आर वेक्टर। ये आपका पास मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। अब क्या आई को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आई को मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन टी, ऐसा लिख सकता हूँ उसको। तो यहाँ पर बच्चों ये वाली बात पुट करो, ये वाली बात यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर पुट करोगे तो बी वेक्टर आपके पास क्या बचेगा, बनेगा बच्चों, म्यू नोट ओवर 4 पाई क्यू ओवर टी आर क्यूब डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। अब ये टी है तो डी एल वैक्टर के अपोन में ले जाओ इसको, क्योंकि अपन को रिलेशन चाहिए ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड को कुछ अरेंज कर देते हैं अपन, फिर अपन मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आई की जगह क्या लिख दिया अपन ने, क्यू अपॉन टी पुट कर दिया, क्यू अपॉन टी यहाँ पर पुट कर दिया, और ये टी आपके पास इसके नीचे ले जाओ इसको। तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर क्यूब डी एल वैक्टर अपॉन टी क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। फॉर स्मॉल टाइम, ये क्या ले लिया बच्चों, बहुत स्मॉल ले लिया, ठीक है। टी को क्या ले लिया, बहुत स्मॉल ले लिया। तो क्या लिख सकते हैं, टी को अपन लिख सकते हैं डी टी, ठीक है बच्चों। टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी टी अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो डी टी यहाँ पर क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो। तो बी वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई आर क्यूब क्यू, ये आपके पास क्या बनेगा, डी एल वैक्टर और डी टी क्रॉस आर वेक्टर। स्मॉल टाइम के लिए मैंने ये पुट किया है बच्चों, स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। स्मॉल टाइम के लिए मैंने ये बात पुट की है, स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है बच्चों, स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एल ओवर डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं।
तो म्यू नोट क्यू, ये आपके पास बच्चों बी वेक्टर हो जाएगा क्रॉस आर वेक्टर और 4 पाई आर क्यू, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बन जाएगा। ये वैल्यू अपन को रखनी है। ठीक है, इस वैल्यू को रखना है, इसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। इसकी क्या पड़ेगी बच्चों, ज़रूरत पड़ेगी। इतना नोट कर लो बच्चों, फिर अपन रिलेशनशिप में बात करते हैं आगे। ठीक है, फिर रिलेशनशिप में थोड़ी सी बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। ये तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। ठीक है, अब ये वैल्यू अपने पास आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फिर कंपेयर करवाएंगे एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो के डी क्यू, और डी क्यू स्मॉल चार्ज के लिए ले लिया, परंतु यहाँ स्मॉल चार्ज की नीड नहीं है क्योंकि इसमें भी अपन ने क्यू यूज़ लिया है। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्यू यूज़ लिया है, तो स्मॉल चार्ज की नीड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, के क्यू और आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब आर वेक्टर लिख दो, आर क्यूब आर वेक्टर, क्योंकि इसमें भी नीचे क्यूब है और ये आर वेक्टर में है, तो इसको कंपेयर करवाएंगे, तो इस तरीके से अपन ने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब कंपेयर करवा दो इनको। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब कंपेयर करवा दो इसको और इसको। कुछ कंपेयर इस तरीके से करवा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास इसमें से देखो क्यू आर क्यूब, और इसको क्या लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये क्यू ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ भी मिलेगी। ठीक है, तो बाकी को भेज दो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट और आर वेक्टर, और ये आपके पास किसके बराबर है, 1/4 पाई आर क्यूब क्यू। ठीक है, दूसरी तरफ ये मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ ये वैल्यू देखने को मिल रही है क्यू 4 पाई आर क्यूब, इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं पुट। ऊपर कर देता हूँ मैं बच्चों पुट। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या होगी, देखते जाओ अपनी स्क्रीन पे, देखते जाओ बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपके पास होगी म्यू नोट और 4 पाई आर क्यूब, और क्यू इसकी जगह क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और एप्सिलॉन नोट अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर, क्यूब नहीं, क्यूब की जगह तो वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को अंदर ले आओ, क्रॉस प्रोडक्ट में ले आओ अंदर। तो आर वेक्टर को अंदर लाओगे तो ये आर वेक्टर से आर वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये देखो बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसको अंदर ले जाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इसको बोल देंगे 1/c²,
इसको ये बोल देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू होती है सी की वो होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जो सी की वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर आवर सेकेंड, ये वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका इजी वे में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बी वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा 1/c² वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो। इन अबो रिलेशन यहाँ लिखो बी वेक्टर इक्वल टू 1/c² वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इन अबो रिलेशन represent that in above relation represent that in above relation represent that relationship between electric field and magnetic field where mu naught epsilon naught equal to where mu naught epsilon naught equal to 1/c², 1/c², where c is speed of light, where c is speed of light, where c is speed of light, and which value has मतलब which value c equal to 3×10⁸ मीटर आवर सेकेंड, ठीक है। इतना नोट कर लो, ठीक। अब थोड़ा फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल देख लेते हैं। अब हेडिंग डाल दो इसके नीचे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। देखो बच्चों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, ये देख लो। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो ये देखोगे कैसे होगा। तो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, और जहां पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उससे रिलेट में अपन बात करेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल भी कर सकते हैं, टिप्स रूल, दो अलग रूल है, दो अलग अलग तरीके से समझाने की मैं इसमें कोशिश करूँ। पाम रूल और फिंगर या टिप्स रूल इसको बोलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और ये बच्चों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर, ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर we can try to find magnetic field, अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों, इसमें अगर ये वायर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और ये आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करो, करंट की डायरेक्शन में क्या करो, थंब करो। तो देखो करंट की डायरेक्शन में थंब किया और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर अपनी उंगलियों को ले जाओ। जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अपन को फाइंड आउट करना है, जहाँ पर भी आपका पास क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है,
और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर टिप्स को ले जाओ, मतलब फिंगर्स को ले जाओ, या अपनी फिंगर्स की जो टॉप 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 जो होता है आपके पास सिरा, जिसे बोलते हैं टिप्स बोलते हैं, ठीक है, उसको ले जाओ, ठीक है। और आपका पास पाम, हथेली, हथेली जो अंदर की तरफ डायरेक्शन बताएगी वो क्या होगी, हथेली क्या बताएगी, डायरेक्शन को शो करेगी, जो कि आपके पास अंदर की तरफ शो करेगी। जैसे मैंने करंट को ले गया, करंट की डायरेक्शन में ये ले गया, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, और ये आपके पास हथेली क्या बता रही है, अंदर की तरफ आपके पास डायरेक्शन को बता रही है। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितना होगा, अंदर की तरफ होगा। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपके पास, अंदर की तरफ होगा, इनसाइड इनसाइड द पेपर। इसको अगर आप कंप्लीट पेपर मानते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनसाइड द पेपर। ये क्या हो जाएगा, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, परपेंडिकुलर टू द पेपर भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर टू द पेपर, परपेंडिकुलर टू द पेपर। और इसको किससे शो करते हैं, क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड और उसके ऊपर वेक्टर का निशान शो कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्शन हो गई। अब इसको दूसरा तरीका, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब ले जाओ और अपनी जो टिप्स है, टिप्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ले जाओ, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ले जाओ, और वो देखो किस तरफ है, किस तरफ है वो अपन को देखना है, वो अपन को बच्चों देखना है वो किस तरफ है, तो वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। तो यही आपके पास बात करोगे इनसाइड द पेपर, परपेंडिकुलर टू द पेपर, और ये आपके पास क्या होगी, इनसाइड द पेपर, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको शो करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हो, दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, इस तरफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो उसमें किस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या हो बच्चों, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी हो। तो अब देखो कि अपने पास पहले पाम वाला रूल समझ लो, फिर फिंगर वाला समझ लेना। दोनों है सिमिलरली, परंतु समझने की थोड़ी सी कंडीशंस हैं, ठीक। तो ये देखो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब ले जाओ, और जहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। जो पाम है, जैसे करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को, मतलब थंब को ले गए, और जहाँ आपके पास पाम है, मतलब फिंगर्स, थंब को ले गए करंट की डायरेक्शन में ऐसे, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अपने फिंगर्स को ले गए, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे फिंगर्स को ले गए, और जो आपके पास पाम है, मतलब हथेली है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और ये क्या बता रही है, बाहर की तरफ। ये क्या बता रही है, बाहर की तरफ, आउटसाइड द पेपर। क्या बता रही है बच्चों, आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, ठीक है। ये आउटसाइड द पेपर, इसको इस तरीके से अपन शो करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपना देखो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो इतना। अब आगे देखिए, लिखवाने की ज़रूरत है क्या, तो लिख लो इसमें। इसमें करंट आई फ्लो हो रही है इस तरीके से, ठीक है। और पॉइंट ऑफ पी राइट साइड, पॉइंट ऑफ पी राइट साइड, वेयर पॉइंट ऑफ पी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर अपन डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के क्या पता करना चाह रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है,
तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करना है, ठीक है। करंट लिख लीजिएगा, करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ अपनी फिंगर्स को करनी है, फिंगर्स को लेना है, और पाम आपको क्या बताएगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर पाम आपके पास क्या करेगा, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। इतना लिखना है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक सर्कुलर वायर ले लो। अब क्या ले लो बच्चों, एक तो स्ट्रेट वायर था ये भी जो लिया था एग्जाम्पल, अब सर्कुलर वायर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर में भी आपके पास क्या होगा, दो तरीके से करंट फ्लो होगा, ठीक है। दो तरीके से करंट फ्लो होगा, एक तो करंट आपके पास ये इस तरीके से फ्लो होगा, ये कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट फ्लो, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अब क्या करना है, इसमें दो तरीके हैं, स्ट्रेट वायर वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट वायर वाला भी लगा सकते हैं, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिडल में, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, मिडल में, जो पी शो किया है वो आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस पर अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है। किसको पता करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है, ठीक है। अब आओ बच्चों, ठीक है, अब इसमें रूल्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऐसा बोल दीजिए, चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लाओ, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लाओ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को लाते हो, देखो ऐसे लाओ, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को लाए तो थंब बाहर की तरफ बता रहा है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द पेपर। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आउटसाइड द पेपर एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ले लिया जाएगा बच्चों, ठीक है। बाहर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जाएगा। अब देखिए, फिंगर्स को अपने कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में जहाँ करंट है उस डायरेक्शन में ही फिंगर्स को क्या करो, कर्ल करो, कर्ल करो, ठीक है। और जैसे कर्ल किया तो ये आपके पास इनसाइड द पेज बता रहा है, इनसाइड द पेज या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये ऐसा बोल सकते हो कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब दूसरा ले लो फिगर, एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर, दूसरा फिगर ले लो और दूसरे में करंट की डायरेक्शन को पता करते हैं, ठीक है। लो आओ बच्चों, स्क्वायर ले लिया बच्चों, क्या ले लिया अपन ने, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये एग्जांपल लिया है अपन ने स्क्वायर का, ठीक है, ये एग्जांपल लिया है स्क्वायर का, इसमें करंट फ्लो हो रही है और पॉइंट पी पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें आओ, इसको नाम दे दो पहले, ये वायर के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं नाम दूं ए बी, ठीक है, तो एक आपके पास क्या हो गया, ए बी वायर भी हो गया, नाम दूं बी सी तो बी सी वायर भी हो गया, नाम दूं सी डी तो सी डी वायर भी हो गया, नाम लूँ डी ए तो ये डी ए वायर भी आपके पास हो गया, ठीक है। डी ए वायर भी आपके पास क्या हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किस तरफ है,
इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर ये स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर वाला रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और जिस पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, जहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है और जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है, वहाँ पर अपने फिंगर्स को ले जाओ। ठीक है, ये अपने फिंगर्स को ले गए और पाम आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर देगा। पाम क्या होगा, बाहर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, ये बाहर की तरफ आपके पास क्या हो गई बच्चों, डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब बी और सी वायर पे आ जाओ, बी सी वायर पे आ जाओ, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को मतलब थंब को ले जाओ और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है, इसके डायरेक्शन में अपनी उंगलियों कर्ल करो, कर्ल करते ही यहाँ पर ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ये शो करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब अपने पास सी डी वायर में आ जाओ, करंट की डायरेक्शन में थंब ले जाओ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी पर अपनी उंगलियों को क्या कर दो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये कर्ल हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब ए सी वायर पे आ जाओ, ए सी वायर पे थोड़ी डायरेक्शन अपनी उल्टी कर दिए, तो ए सी वायर पे डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब इस वायर पे आ जाओ, तो इस पे क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब ले जाओ, थंब ले गया करंट की डायरेक्शन पे और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी तरफ क्या आ जाओ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अपना क्या ले जाओ, फिंगर्स को ले जाओ और ये किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे शो करेगा। ठीक है, तो ये टोटली बाहर की तरफ हो गया। अब सर्कुलर वाला रूल लगाएं अपन, तो सर्कुलर वाले में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर दो, ये बाहर की तरफ डायरेक्शन हो गई, ये बाहर की तरफ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये बाहर की तरफ आपके पास डायरेक्शन हो गई, आउटसाइड द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, आउटसाइड द पेपर। और हर एक वायर के लिए भी क्या हो गई आपके पास बच्चों, आउटसाइड द पेपर इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब ये आपके पास डायरेक्शन वाला हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को सोल्व। अब थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये आपके पास इनसाइड द पेपर होगा, इसको क्या कहते हैं, इनसाइड द पेपर टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, इनसाइड द पेपर टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऐसा भी लिख सकते हैं टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं और माइनस के कैप से भी शो कर सकते हैं। अगर कोई भी प्लेन हो तो उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं तो उसको माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आउटसाइड, आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर प्लस के कैप। ठीक है, इसको प्लस के कैप में लिख सकते हैं, इसको माइनस के कैप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पर लिख सकेंगे। ठीक है, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसको जो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी इसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी अपन नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई डायरेक्शन का हो गया कुल कुल मिला के खेल। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, इतना नोट करो आप, फिर आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें, तो देखिएगा
इसमें एक क्वेश्चन है, वो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या इनसाइड करंट है और पॉइंट पी पे उनको डायरेक्शन पता करना है। तो देखो बच्चों, इनसाइड द करंट है, ठीक है, इनसाइड करंट है तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे क्या होगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व, ये देखो इनसाइड करंट है, ये आपके पास इनसाइड जा रही है करंट, तो ये डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट ऑफ पी पे नीचे की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे ये इनसाइड करंट है, ये आपके पास बच्चों देखो इनसाइड करंट है, इनसाइड जा रहा है ये करंट, इसमें देखिए करंट क्या जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, ठीक है, इनसाइड करंट जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो इसमें इनसाइड जा रहा है करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, बी वेक्टर नीचे की तरफ, इनवर्ड करंट, ठीक है। अब आउटवर्ड करंट हो, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी हो, तो ये देखो आउटवर्ड करंट आउटवर्ड आ रहा है, ये आपके पास करंट, ये आपके पास कैमरे की तरफ करंट आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आगे की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, इनवर्ड आ रहा है ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन क्या होगी, फिंगर्स को कर्ल करो पी पॉइंट पे, वो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ये देखो कर्ल करते ही क्या कर रहा है, ये आपके पास आउटसाइड जा रही है करंट, देखो, और ये कर्ल करो फिंगर्स को ऊपर की तरफ, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी वेक्टर ऊपर की तरफ, आउटसाइड आउटवर्ड करंट, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। तो ठीक है, अब मैं इसमें ये समझाना चाह रहा था कि आपके पास ये देखो एक्स जेड और ये आपके पास वाई, ये कुछ ऐसा प्लेन बन रखा है, एक्स और जेड प्लेन बन रखा है, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो ये इसको क्या लिखेंगे, प्लस के कैप, ठीक है, और इसमें नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं, ठीक है। अब इसके ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो आप ऐसा लिख सकते हो, माइकल फैराडे ने इसको बताया कि इसको, अब एक पॉइंट डाल लो यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट डाल लो, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, पॉइंट डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका रिसर्च किसने किया, माइकल फैराडे ने इसको रिसर्च किया, ठीक है, माइकल फैराडे ने इसको रिसर्च किया, ठीक है बच्चों, माइकल फैराडे ने इसको रिसर्च किया। तो जो इसका, जैसे ये मैग्नेट है तो इससे नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी इस तरीके से, ये निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से निकल रही हैं, और ये इसमें अंदर की तरफ जाएंगे इस तरीके से, और अंदर की तरफ से ऐसे, अंदर की तरफ से ऐसे, अंदर की तरफ से एस से एन की तरफ, और बाहर से एन से एस की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। ये ऑलवेज एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है, और ये एन से एस आउटसाइड, ये आपके पास एन से एस चलेगी,
और इनसाइड आपके पास कैसे चलेगी, एस से एन की तरफ चलेगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पता किससे करते हैं, इनसे ही करते हैं। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसका पता इसी से ही करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा एक बार। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऑलवेज कैन नॉट, सभी से क्या होती है, स्टडी होती है, मतलब सब सब ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होगा, आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गैप हो जाता है, ये देखो गैप हो गया, कुछ इस तरीके से गैप हो गया, गैप हो गया, आडी टेढ़ी तिरछी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो ये आपके पास क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। ये 2-4 बातें हैं नोट्स में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ। ठीक है, अब डालो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ BSL, बायो-सावर्त लॉ, डालो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ। पहले फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट वायर, फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर, ये अपने पास फाइनाइट लेंथ वायर के लिए एप्लीकेशन है, वो देखिएगा। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है, फाइनाइट लेंथ है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है इस तरफ। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का वायर है आपके पास, यहाँ से आपके पास एंगल θ1 बना रहा है, और यहाँ से मानो आपके पास एंगल θ2 बना रहा है। तो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नोट I ओवर 4πD साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, साइन θ2 ये आपके पास हो जाएगा, साइन θ1 साइन θ2, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका प्रूफ ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर इम्पोर्टेंट लगे तो बायो-सावर्त लॉ से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, बायो-सावर्त लॉ से इसको कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी बता दूंगा, इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका प्रूफ किस तरीके से होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इसका प्रूफ किस तरीके से होता है मैं बता दूंगा, परंतु आप याद रख लीजिएगा B इक्वल टू म्यू नोट I 4πD, D ये डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच में, इस वायर के बीच में और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी D। ठीक है,
तो म्यू नॉट आई 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब अपने पास इनफाइनाइट वायर के लिए लगाते हैं, यही फॉर्मूला यूज लेते हैं। फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर दूसरा नंबर पॉइंट लगाइए, फॉर इनफाइनाइट वायर। दूसरा बी नंबर पॉइंट है, फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर कैसे होगा, ये करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये वायर क्या है, इनफाइनाइट। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मानिए ये आपके पास लेंथ इनफाइनाइट का पता कैसे पड़ती है, अपने पास लेंथ क्या है, आपके पास इनफाइनाइट है, इसका पता कैसे पड़ता है अपने को, वो अपन पता करते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट है मतलब ये लेंथ ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा है। या तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो अपने को पता करना होता है कि ये आपके पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का भी इलेक्ट्रोस्टेट में कैसे पता करते हैं वो बता देता हूँ थोड़ा सा। और अपने पास ये करंट इनफाइनाइट वायर है, उसको रिलेट करके बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इनफाइनाइट वायर है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत पास में, जैसे कि मेरे पास ये वॉल है, दीवार है, दीवार के मैं बहुत पास खड़ा हो जाऊँ तो दीवार मुझे बहुत लेंथी दिखेगी। तो उस सब्जेक्टिव वे में क्या मानेंगे, उसको इनफाइनाइट वायर मानेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास कोई भी रिंग है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट रिंग पे क्या है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ये डिस्टेंस, इसको मैं बोल दूँ एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास एक्स डिस्टेंस है, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इससे नेक्स्ट टॉपिक ये अपने पास रिंग वाला है। ठीक है, उसका पॉइंट पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इस पर कंप्लीटली चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली इस पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, कंप्लीटली चार्ज पॉजिटिव अवेलेबल है, ये एक्स डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रिंग क्या छोटी दिखने लगेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। परंतु मैं इसके नज़दीक जाके देखूं, क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं ना, पॉइंट चार्ज नहीं है। दूर जाने पर ये इस पे जो चार्जेस हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे, यानी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। वैसे ही मैं इसके पॉइंट पी को इस वॉल के ज़्यादा नज़दीक लिया हूँ, तो ये आपके पास इनफाइनाइट वॉल आपके पास लगेगी। तो ये आपके पास इनफाइनाइट वॉल के लिए एक्सपेरिमेंट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, यहाँ पर इस सब्जेक्ट में पॉइंट चार्ज बोलेंगे, इसमें इनफाइनाइट वायर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एंगल अपन को इनफाइनाइट है तो एंगल बनाते हैं, ये डी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये एंगल थीटा ले लिया जाएगा, नो ये इनफाइनाइट वायर है
तो लेंथ और बढ़ाएंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। चूंकि इस पॉइंट, इस लेंथ, जो भी वायर लेंथ का अपने को इसको कट करना है, इस वायर से कोई भी पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इस डी डिस्टेंस पे, और जो इस पॉइंट से जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पता करना है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, उसको जोड़ेंगे, उस लाइन को जोड़ेंगे। ये वाली लाइन है, मान लो इस लाइन को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अपन। यहाँ पर मान लो डी पॉइंट है, इसको डी अपन नाम दे देते हैं जेड पॉइंट। जेड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये मान लो जेड पॉइंट है, इसको कनेक्ट करेंगे, इस ये डी डिस्टेंस है, तभी तो ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। परंतु जेड पॉइंट को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, ये इनफाइनाइट वॉल है, इनफाइनाइट वॉल है या वायर है, जो भी अपन बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये इनफाइनाइट है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लेंथ और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको इसके पैरेलल ले आएंगे, इसके पैरेलल ले आएंगे। और पैरेलल का मतलब इसको कभी कट नहीं करेगी, दूसरा मतलब इसको कभी कट नहीं करेगी। ये भी सही है कि इस इनफाइनाइट वायर है, इसको कभी कट ही नहीं करना, कट ही नहीं करना, क्योंकि इनफाइनाइट है, कट कैसे करेगा इसको, ये जेड पॉइंट बनेगा कैसे, यहाँ पर बनेगा ही नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो इसको कट ही, इसका पैरेलल रख देंगे, इसको सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, इसको इसके पैरेलल रख देंगे। और पैरेलल रखने का मतलब इसको कभी कट नहीं करेंगे, जेड पॉइंट को कभी क्या नहीं होगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उस विषय में अपन बात करेंगे। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तभी तो इसके पैरेलल बोलेंगे कि कट नहीं कर रहा, और कट नहीं कर रहा तभी तो इसके पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। कट कर देगा तो वो तो क्या इनफाइनाइट वायर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब वही फॉर्मूला रख दो, एंगल 90, θ1 इक्वल टू θ2 90, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला रखो, B इक्वल टू म्यू नोट I आवर 4 पाई D साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोट I 4 पाई D, 4 पाई D, ये वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नोट I आवर 2 पाई D, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 3 है सेमी इनफाइनाइट वायर। केस नंबर 3 है सेमी इनफाइनाइट वायर। तीसरा केस है सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तीसरा केस डालो हेडिंग में, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट, सी नंबर केस है सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, देखो सेमी इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट होगा, एक एंगल
जीरो बनाएगा आपके पास, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। एक इनफाइनाइट है और एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रहा है और एक सेमी इनफाइनाइट है, तो ये आपके पास 90 डिग्री बनाएगा। कल पिछले वाले में बता दिया, ये इनफाइनाइट वायर है तो इसके पैरेलल होगा, इसको कभी कट नहीं करेगा, कट कर देगा तो इनफाइनाइट नहीं बचेगा। तो इस तरीके से अपन एंगल 90 लेंगे, ठीक है। तो थीटा 1 आपके पास 90 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू थीटा, क्योंकि इस पे तो थीटा बन रहा है, सेमी है, तो इस पे तो एंगल थीटा बनेगा ही। एक तो थीटा रहेगा, एक सेमी है, तो इनफाइनाइट है तो एंगल 90 रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास बी वेक्टर कितना हो जाएगा, आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई और 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई और 4 पाई डी साइन थीटा और इसकी वैल्यू 1। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, यूज फॉर ओनली सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो, स्पेशल केस, सेमी इनफाइनाइट वायर में स्पेशल केस, सेमी इनफाइनाइट वायर में स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर में स्पेशल केस, इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या हो जाएगा, ये करंट आई फ्लो रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये एंगल आपके पास क्या बन गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ये आपके पास सेमी इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा वन तो साइन 90 है, ठीक है। थीटा 1 तो साइन 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 90 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और साइन 0 डिग्री 0, यानी साइन थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई और 4 पाई डी साइन थीटा 1 की वैल्यू 1, इसकी 0। तो आपके पास बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट आई और 4 पाई डी। ये स्पेशल केस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नोट कर लो इसके लिए, इफ डाल के, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गए डी नंबर केस, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ ये समाप्त हो गया है। अब अपने नेक्स्ट इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं और ये टॉपिक भी समाप्त हो गया है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर आर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। जो आज का मुद्दा था एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्थ लॉ, वो अपने पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये लेक्चर होप करता हूँ कि
आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि ज़रूर समझ में आया होगा। फिर से अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।